नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम जानने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल एंड रीजंस फॉर फेल्यूर ऑफ द बोर्स मॉडल। यानी कि हमने इसके पहले जो वीडियोस हमने लिए हैं उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि बोर का एटॉमिक मॉडल हमने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है, लेकिन उसमें हमने कुछ थेरीज, कुछ पॉइंट, कुछ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हमने लर्न किए कि उसमें एटम की जो थेरी है, बोर ने जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है उसमें बहुत अच्छी तरह से पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, बहुत सारे रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स फार्मूला है, बोर्स फार्मूला है, और उसके बाद उससे पहले भी मैंने आपको कुछ बताए थे कि जैसे कि हमने लर्न किया है कि एक समझो पासुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, यानी कि 3 पासुलेट्स भी हमने लर्न किए हैं। तो उसी के बारे में भी अभी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, यानी कि बोर ने जो कुछ भी सब लोगों को बताया एटम के बारे में, उनको जो कुछ भी लगा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी ये थ्योरी फाइनली सक्सेसफुल हुई क्या? वो कुछ हदों तक सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसके पीछे कुछ फेल्यूर भी हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स। तो उसका लिमिटेशंस क्या था, उस थ्योरी का लिमिटेशंस क्या था, उस थ्योरी के फेल्यूर्स क्या थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यानी कि विस्तार में देखने वाले हैं। फर्स्टली हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, यानी कि बोर्स मॉडल के जो कुछ भी लिमिटेशंस है उस लिमिटेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं फेल्यूर ऑफ द बोर्स मॉडल। रीजन बोले तो उसके पीछे कारण क्या है कि किन कारणों की वजह से, किन किन कारणों की वजह से बोर्स की एटम जो कुछ मॉडल की जो थ्योरी है ये थ्योरी रिजेक्ट हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू सिरसट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल और जीनियस साइंस एजुकेशनल सिस्टम। इस जीनियस साइंस एजुकेशनल सिस्टम में आपको शिक्षा के साथ साथ आपको एक आत्मविश्वास भी देने की कोशिश की जाती है। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत बड़े हो जाओगे अगर आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहोगे। तो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी अगर किसी भी चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी होती है यानी कि रेगुलरिटी होती है तो आपको किसी भी चीज़ आपको आपके सक्सेस से आपको रोक नहीं सकती, आपको आगे ही वो पुश करेगी। यानी कि आपको इतना रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। उसी तरह से हम रेगुलरली ईच एंड एवरी पॉइंट इस चैप्टर का हम देखते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ये देखो इस पॉइंट का लिमिटेशन क्या है, चलो हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो इसमें क्या है देखो, बोर एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको अभी बता दिए थे कि देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू अकाउंट ऑफ फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। फाइनर यानी कि जब उसके एटम के बारे में जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गया तो धीरे 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 एक करके डेप्थ तक हम, यानी कि ह्यूमन का ब्रेन ही इतना डेवलप्ड है, इतना क्यूरियस है कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, आगे आगे उसका वर्क ही होते ही रहता है। उसी तरह से ये बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि उसके आगे भी बहुत सारा इसके बारे में इन्वेंशंस हो गए, लेकिन आगे जो कुछ भी इन्वेंशंस हुए तो उसी इन्वेंशन का एक रूट बोले तो यानी कि उसके बारे में थोड़ा भी कुछ बताने की कोशिश नहीं की गई थी बोर्स मॉडल में, इसलिए वो थ्योरी कुछ मायने तक, कुछ पॉइंट तक फेल्यूर हो चुकी है। उसके बारे में मैं लिमिटेशंस आपको बता रहा हूँ। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू account for finer details of the hydrogen atom spectrum observed in sophisticated spectroscope experiments। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके किए गए तो उसमें कुछ रिजल्ट्स अच्छी तरह से देखने को नहीं मिले। ओके, आगे का पॉइंट हम देखते हैं।
बोर मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, बोर मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। ये देखो फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, उसके बाद सेकंड पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में, एक दो तीन वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। तो क्या कहा है, तो दिस थ्योरी इज ओनली अबाउट फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन एटम के बारे में ये रिलेटेड करती है। यानी कि हाइड्रोजन एटम बदलकर हम दूसरा कोई एटम का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उस एटम के बारे में ये थ्योरी रिजेक्ट, यानी कि इस थ्योरी यानी कि अप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए देखो द बोर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल हो गए हो, क्यों, किसके लिए, तो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के बजाय जितने भी कुछ एलिमेंट्स हैं उनका स्पेक्ट्रम उन्होंने बता नहीं सके, यानी कि वो वहां फेल्योर हो गए। ओके, उसका आगे का पॉइंट बताता हूं, द बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो द बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग बोले तो उसका विभाजन स्पेक्ट्रल लाइन का। आपको मालूम है इंफ्रारेड है, विजिबल है, इनविजिबल है, फार इंफ्रारेड है, एक्सरेज है, इस तरह से रीजन मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन उसका जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग के बारे में बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारा रिसर्च हुआ, लेकिन बोर के थ्योरी में इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ था। ओके, द बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी कार्ड, दैट इज कार्ड एज जीमन इफेक्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रेजेंसी में जिस तरह से अभी मैंने आपको बता दिया वही है। ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो करने के बाद उनका जो कुछ भी स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई है। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज जस्ट रिजेक्टेड। ओके, द बोर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि केमिकल बॉन्ड के बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है अपने थ्योरी में। यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन लेन देन करने के बाद उनका जो कुछ भी एटॉमिक मॉडल है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से एटॉमिक मॉडल बन जाता है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन करना, यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन्हें। ओके, द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से बनती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है अपनी थ्योरी में। कौन सी थ्योरी में, बोर्स मॉडल में बोर ने एटम का, यानी समझो दो तीन कुछ भी एटम हो तो उनके बीच जो कुछ भी एटम का बॉन्ड वगैरह फॉर्म होता है वो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। यानी कि हम ऐसा देखते, देखो समझो NaCl है तो NaCl में Na-Cl इन दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है और इस बॉन्ड के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं हम। चलो तो आगे क्या है, इट वॉज देयरफॉर थॉट दैट अ बेटर थ्योरी वॉज नीडेड टू एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, यानी कि इससे आगे इसके बारे में कुछ तो एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में लोगों को चाहिए था और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होता रहा, रिसर्च होता रहा और एक 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 करके नए थ्योरीज दुनिया के सामने आ गए। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है, लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी का ये लिमिटेशन है, यानी कि इसमें, यानी कि लिमिटेशंस बोले तो डेमेरिट्स कहते हैं हम, मेरिट बोले तो गुण और डेमेरिट बोले तो दोष, यानी कि इसका मीनिंग है दोष। दोष बोले तो उसमें कुछ कमियां है, लिमिटेशंस बोले तो कमियां। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये कुछ कमियां हैं ये, और ये कमियां आगे चल के एक्सप्लेनेशन कर दी गई, बहुत सारे शास्त्रज्ञ ने कर दी गई, इसलिए ए थ्योरी के ये हुए लिमिटेशंस। लेकिन हम आगे देख रहे, देखो रीजंस फॉर फेल्यूर, फेल्यूर बोले तो ये थ्योरी फेल होने के पीछे के कुछ रीजंस,
कुछ कारण क्या है, इसके बारे में मैं अभी यहाँ आपको बता रहा हूँ। अभी आपको जो लिमिटेशंस है, उनकी जो मर्यादा है, ये मर्यादा आपने अच्छी तरह से देखी है। अब हम देखते हैं फेल्यूर्स, रीजंस फॉर फेल्यूर ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल के बारे में जो कुछ भी फेल्यूर्स है, ये फेल्यूर हम यहाँ देखते हैं। विद द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम becoming transparent, attempts were made to develop a better and general model for atom। और एक बार देखें, with the limitations of Bohr model for hydrogen atom, limitations of Bohr model of hydrogen atom becoming transparent बोले तो यानी कि इसमें इसके बारे में जो कुछ भी शास्त्रज्ञ को, जो कुछ भी साइंटिस्ट लोगों को एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं था। ट्रांसपेरेंट का अर्थ ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग ऐसा होता है कि उस बारे में, यानी कि उसी थ्योरी के बारे में, उस एटम के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलना, डिटेल नॉलेज मिलना, इसे क्या कहता है, ट्रान्सपरंट। जसं आपण पारदर्शक व्यवहार असे म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला आपण पारदर्शक व्यवहार। आता पारदर्शक व्यवहार म्हणजे काय, असा एखादा व्यवहार आहे का त्यातून पलीकडचं दिसतं? असं नाही की पारदर्शक म्हणजे ज्यामध्ये कसल्याच प्रकारच्या त्रुटी नाहीत, कसला भ्रष्टाचार नाही, त्याला आपण पारदर्शक, कसल्याच प्रकारची लपवी नाही, म्हणजे त्यामध्ये जे काही गुपित आहे ते गुपित सर्व जगाच्या समोर ठेवणे, त्याला आपण ट्रान्सपरंट असे म्हणतो। तोच प्रकार इथं आहे, हाइड्रोजन एटम बिकमिंग द ट्रांसपरेंट। देखो, विद द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकमिंग ट्रांसपरेंट। ओके, द एटम्स वेर मेड टू डेवलप द बेटर एंड जनरल मॉडल फॉर एटम। यानी कि इसके आगे जो कुछ भी शास्त्रज्ञ ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में जो कुछ भी स्टडी करने की कोशिश की है, इससे ये एटम का डिटेल इंफॉर्मेशन लोगों को मिलने का चांस हो गया, लेकिन यानी कि उसमें से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया। ओके, ये देखो, ये पॉइंट मैंने कहा, ये पूरा बुक्स के ऊपर मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ। जो हमारे बुक में जो कुछ भी थ्योरी है, जो कुछ भी मटेरियल है, उसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। This was possible because of two important developments took place after the Bohr model was postulated। यानी कि बोर का जो मॉडल, जो कुछ भी उसके बारे में पॉस्टुलेट दिए गए थे, उसके बाद और कुछ देखो, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, उसके बोर मॉडल के बाद टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उसी थ्योरी में हो गए। यानी कि एटम के रिसर्च के बारे में दो और थ्योरी दुनिया के सामने आ गई है, और बोर मॉडल जो कुछ पॉस्टुलेट करने के बाद दो थ्योरीज आ गई। तो कौन से दीज डेवलपमेंट्स वेर, मैं ये आपको ये जो बीट है हमारे बुक में जैसा दिया है उसी पॉइंट के ऊपर मैं ये आपको बता रहा हूँ। ओके, दीज डेवलपमेंट्स वेर, तो किस तरह से वो डेवलपमेंट, कौन से डेवलपमेंट है, कौन से थ्योरीज है जो कि दुनिया के सामने आ गई। तो ये है, देखो, ए डी ब्रोगली प्रोपोजल ऑफ ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली प्रोपोजल ऑफ ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली यानी कि डी ब्रोगली साइंटिस्ट, डी ब्रोगली प्रोपोजल ऑफ ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्वेल बिहेवियर बोले तो दुहेरी, दुगना मत, यानी कहते हैं हम दुगना, यानी कि दोनों ही नेचर वहां आपको देखने को मिलते हैं। ओके, डी ब्रोगली प्रोपोजल ऑफ ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि बैटर का ड्वेल बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल गया है। ओके, आगे हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस तरह से ये दो थ्योरी दुनिया के सामने आ गई, और ये थ्योरीज आने के बाद एटम के बारे में अभी तक लोगों को जो कुछ भी पता था उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब मिलने लगा। ओके, तो इसे कहते हैं, ये नेक्स्ट टू डेवलपमेंट्स है पॉस्टुलेट्स थ्योरी के बाद। बोर्स के जो कुछ भी पॉस्टुलेट्स थे, पॉस्टुलेट करने के बाद, यानी कि बोर के थ्योरी के बाद जो कुछ भी दो थ्योरी आ गई, तो दो थ्योरी में और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिला। ओके, इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। ये देखो, ये क्या है, इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल, और वो क्या करता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो रिवोल्यूशन करता है अराउंड।
मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अराउंड वो रिवोल्यूशन करता है। क्यों करता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, और इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन करने को यानी कि हेल्प करता है। ओके, ये रहा ये पॉइंट। आगे क्या है देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द डी ब्रोगली प्रपोज्ड इन 1924, ये जो बोर की थ्योरी थी, इस तरह से पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं। ये कहा बोर थ्योरी में। लेकिन आगे डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्लेन किया देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट इन 1924, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1924 इसका जो ईस्वी सन है, जो साल है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के लिए पूछे जाते हैं, नीट जी सीईटी के लिए पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, इन 1924 दैट द मैटर शुड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, मैटर शुड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, मैटर क्या करता है? ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, दैट इज बोथ बोले तो दोनों ही, कौन से पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, यानी कि मैटर पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है और वेव नेचर भी बिहेव करता है। इस तरह से ये ड्वेल नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले में भी, वाटर शोज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर बोले तो जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस वक्त बेस जैसा काम करता है, और वाटर जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो एसिड जैसा बिहेवियर करता है, यानी इट कैन शोज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इसे क्या कहते हैं हम? एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। उसी तरह से हम इसके बारे में भी यहां देख रहे हैं। ओके, तो चलो देन इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस डी ब्रोगलीज प्रपोजल इन 1924 दैट द मैटर शुड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज द बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, दोनों ही देखते हैं। ये देखो इस तरह से ये, लेकिन डी ब्रोगली में एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन बोर के थ्योरी में ड्यूअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की है। ओके, तो देखो दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या है? एक प्रकार का मोमेंटम है। ओके, मोमेंटम अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ लैम्बडा। ये देखो मैं बता रहा हूं, मोमेंटम दैट इज पी, दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम पी। ये क्या है? मोमेंटम पी। अगर कोई भी चीज अगर रिवोल्यूशन करती है तो उसे मोमेंटम होता है। हमने अगर आप जब 12th में जाओगे तो वहां आपको रोटेशनल डायनामिक्स में ये आपको देखने को मिलेगा, अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, देखो मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम पी, दिस इज द अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, वेवलेंथ लैम्बडा अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। देखो आगे का पॉइंट और क्या है, यानी कि P इज द मोमेंटम दैट इज इन केस ऑफ पार्टिकल एंड V लैम्बडा इज द वेवलेंथ इन केस ऑफ वेव्स। इस तरह से दोनों का भी यहां दिया गया। ही गिव द फॉलोइंग रिलेशन, एक आगे मैं आपको एक रिलेशन दे रहा, V इक्वल्स टू एन लैम्बडा, V इक्वल्स टू एन लैम्बडा और लैम्बडा इक्वल्स टू V बाय एन है। तो ये रिलेशन के आधार पर क्या है, he gave a following relation that the lambda and p of a material particle, lambda and p of a material particle के बारे में। ओके, ये बाद में देखेंगे। तो देखो this is the lambda is equals to, आपको मालूम है v इक्वल्स टू क्या है? n लैम्बडा है। अगर हम इसे लैम्बडा के बराबर लिख देते हैं तो ये आएगा v बाय लैम्बडा, बराबर है। अगर ये आप वेवलेंथ के वेलोसिटी के बारे में, वेवलेंथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इनका अगर आप रिलेशन देखते हैं, शुरू में मैंने आपको दिया है, इसका रिलेशन देखते हैं तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, इसका प्लैंक्स की थ्योरी, इसका रिलेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो देखो दिस लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी है। लेकिन व्हाट इज दिस एम वी? तो एम वी इज मोमेंटम एंड दैट मोमेंटम इज द पी, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी है।
लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। इस तरह से ये पॉइंट होता है। ओके, तो आगे क्या है देखो, इन द ईयर 1927, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो थ्योरी डी ब्रोगली की थ्योरी है 1924 को, लेकिन ये कौन सी थ्योरी है, 1927 को एक नई थ्योरी दुनिया के सामने आ गई, और ये थ्योरी थी वर्नर हैंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, देखो इन 1927 वर्नर हैंसेनबर्ग स्टेटेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसे क्या कहता है, हैंसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह से इसका कहा जाता है। ओके, लेकिन ये देखो ड्वेल नेचर के बारे में आपने अभी देखा है, तो लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है देखो, तो देखो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, ये एक अशक्य है। क्या अशक्य है, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन and exact momentum, exact position and exact momentum or velocity of an electron, or velocity or an electron। ये देखो इस तरह से it is impossible to determine simultaneously, दोनों का ही क्या, exact position, position बोले तो उसकी जगह, exact position and exact momentum दोनों का ही, ओके, और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली बता नहीं सकते। ये किसने कहा, वर्नर हैंसेनबर्ग ने बता दिया है। ओके, तो उसी तरह से देखो, देन इन अदर वर्ड्स द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सेम सर्टेनिटी। इस उसी सेम मेथड, in other words the position and momentum of an electron, position and momentum of an electron cannot be determined, अभी बता दिया मैंने, with the same certainty। okay, so if the certainty determination of one property of too high is, it means that the uncertainty of determination is low, यानी कि उसका डिटर्मिनेशन क्या होता है, लो होती है वहां। ओके, देन in that case the uncertainty of determination of the other property is very high, other property is very, determination of one property of two is high, one property of two is high, यानी कि दोनों में से एक प्रॉपर्टी हाई होती है और दूसरी थोड़ी सी कम ज्यादा होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कहते हैं अनसर्टेनिटी, ओके, विद इज वेरी हाई। देखो ये दो सेंटेंस का आप थोड़ा सा कंपैरिजन करो, इफ द सर्टेनिटी of determination of one property of two is high, one property is two is high, then it means that the uncertainty of its determination is low। means in case of this uncertainty determination of the other property is high, दूसरी property high होती है, okay, mathematically the uncertainty principle is expressed in this way, इसे हम express कहते हैं। तो किस तरह से, delta x into डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स इज इंटू डेल्टा पी एक्स, इस तरह से देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज एच बाय 4 पाई है, एच बाय, आपको मालूम है एच बाय 2 पाई, उसी तरह से एन एच बाय 2 पाई, उसी तरह से एच बाय 4 पाई अनसर्टेनिटी। आगे का पॉइंट क्या है देखो, देन ये दिखा है, डी ब्रोगलीस एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ओके, देन द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स, क्योंकि पी के जगह आपको मालूम है पी इज इक्वल टू एम वी है, पी इज इक्वल टू एम वी है, यानी कि डेल्टा वी इंटू डेल्टा एम वी एक्स इंटू एच बाय 4 पाई है, ओके, एंड देन डेल्टा एक्स इंटू delta Vx as comparison is nearly greater than h by 2 pi, greater than 2 pi, sorry 4 pi, इस तरह से इसका कंपैरिजन मैंने आपको दिया है। ओके, उसी तरह से देखो, here delta x is the uncertainty position, uncertainty position, delta x क्या है, uncertainty in position, and delta px or delta Vx is the uncertainty in momentum, uncertainty in momentum। okay, then a further implication
ऑफ द अनसर्टनिटी, इम्प्लीकेशन बोले तो इम्प्लीमेंटेशन, ओके, क्या है आगे का, अ फर्दर इम्प्लीकेशन of the uncertainty principle is that for an electron having certain energy one can only determine its probability शक्यता probability at a particular point x around the nucleus, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड में, यानी कि आपको मालूम है कि न्यूक्लियस जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परफेक्टली अगर सर्कुलर मोशन अगर करते ही है लेकिन उसका प्लेन परफेक्ट नहीं होता, प्लेन उनका बदलता रहता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन मिलने की जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी रहती है, देखो देन द पर्टिकुलर पॉइंट एक्स अराउंड द न्यूक्लियस। और एक बार देखो, फर्दर इम्प्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग certain energy one can only determine its probability at a particular point x around the nucleus के बाद में, ओके। देन बोर्स मॉडल डिस्क्राइब्स द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। बोर मॉडल ने क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन दिया कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। कॉन्सेंट्रिक बोले तो सबका एक ही सेंटर होगा। कॉन्सेंट्रिक का अर्थ मीनिंग क्या होता है, इस तरह से सबका सेंटर एक ही है, उसे हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, ओके। द बोर्स मॉडल डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स एज वेल एज डिफाइंड paths of electron rotating about the nucleus, and calculate energy of electron occupying these orbits, well defined path of electron rotating about the nucleus and calculate energy of electron occupying these orbit, उसी orbit के बारे में, okay। Then the Bohr model assumed that the both positions, कौनते हैं, both positions and momentum, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है यहाँ, position and momentum of electron in a hydrogen atom are known exactly at the same time। देखो, Bohr model assumes that both positions, बोर मॉडेल मध्ये काय केलेलं आहे की त्याची पोझिशन आणि मोमेंटम एकदाच त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ओके। द इलेक्ट्रॉन इन अ हायड्रोजन ॲटम आर नोन exactly at the same time, which is ruled out by Heisenberg uncertainty principle के बारे में, which is ruled out बोले तो उससे थोड़ा सा, यानी कि ruled out है, उसके जो हेंसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के थोड़ा सा बाहर आता है, ओके। नो अटेम्प्ट was made to extend the Bohr model to other atoms, यानी कि बोर मॉडल का जो हमारा बोर मॉडल की जो थ्योरी है, बोर मॉडल जो है दूसरे एटम के बारे में ये लागू नहीं होता, यानी कि उससे एप्लीकेबल नहीं होता, और उसके बारे में कुछ बताने की भी कोशिश नहीं की गई आगे चल के भी, ओके। अ डिफरेंट अप्रोच टू एटॉमिक मॉडल विच कुड अकाउंट फॉर पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर एंड कंसिस्टेंट विद द हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज रिक्वायर्ड, ओके। दिस बिकम्स पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में यहाँ कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ओके। तो थोड़ा सा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगता होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, एक एक पॉइंट करके आप थोड़ा सा स्लोली देख लीजिए, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से कवर होगा। लिमिटेशन तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने ये लिमिटेशंस आपको बता दिए हैं। फेल्यूर थोड़े से बड़े हैं तो लिमिटेशंस में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, और उसके बाद फेल्यूर के थोड़े से छोटे पैराग्राफ के एक छोटे पॉइंट बना के एक पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आगे का पॉइंट हम आगे के वीडियो में देखते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसे लाइक करो, कमेंट करो, और आपने दोस्तों को इसे शेयर भी करो, ओके। तो दोस्तों, इस तरह से हम साइंस के साथ साथ आपको एक विश्वास भी देने की कोशिश करते हैं, और आज की विश्वास भी हम देते ही हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।